हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। और कल हमने 50 क्वेश्चंस के आंसर किए थे। मैंने आप लोगों को बताए थे कि सेट ए है 2025 जो अभी प्री गया है उसका है ये नया, और GS1 पेपर है ये। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस के कर लिए थे, बाकी के हम आज मैं आप लोगों को बताऊंगी आंसर इसके। तो 51 क्वेश्चन जो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोगों को 3 सेंटेंस दिए गए हैं। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। सेकंड है अध्यादेश, सेकंड सेंटेंस है आपका अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। और थर्ड है अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोगों का ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। अब 52 पे आते हैं। ये मैच द वर्ड है, एक तरह से मतलब आप लोगों को युग पर विचार करना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे 2 दिए गए हैं। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा सही है। सही सुमिलित बैठ रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे त्रिपुरा भी दिया गया है, सॉरी। ऑप्शन आपके होगा यहाँ पर बी, यानी कि यहाँ पर 2 युग्म जो है यहाँ पर वो सही है। 53 है। क्वेश्चन है आपका भारत के संदर्भ में, यहाँ पर विचार करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय परिषदें। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा उपबंध जो है कौन से स्थापित हुई हैं, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई हैं, ये आप लोगों को बताना है इसमें। यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओनली 1, एक ही युग्म जो है इसमें सही है। ये नहीं है कि मैंने एक करा है तो आप लोगों का पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि इन तीनों में से कोई एक सही है। 54 है। पहला सेंटेंस है यहाँ पे भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। सेकंड सेंटेंस है भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को, भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यहाँ पे आप लोगों को सही बताना है। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों का आंसर है केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए। 55 पे आते हैं। 55 भी आप लोगों का मैच द वर्ड है, मतलब सेंटेंस है। आप लोगों को यहाँ पे बताना है, एक तरफ दिया गया आप लोगों को भारत के संविधान में उपबंध, और दूसरी साइड दिया गया आप लोगों को किसके अधीन कथित है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है इनमें से कितने युग्म जो बैठ रहे हैं वो सही हैं। तो यहाँ पर दिया, तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे तीनों ही सही हैं, ऑप्शन सी। अब आते हैं 56 पर। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उसके विषय में यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को देखना है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। सेकंड दिया गया है संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पे सही बताना है। तो आप लोगों का यहाँ पे होगा आंसर ओनली 2, यानी कि जो सेंटेंस आपका जो बैठ रहा है वो सेकंड वाला सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अब 57 पे आते हैं। ये मैच द वर्ड है, यहाँ पर बताना है आप लोग। एक तरफ संगठन दिया गया है, एक तरफ संघ का मंत्रालय दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को बताने हैं कि कितने युग्म इसमें से सही है।
तो आप लोगों का ऑप्शन होगा डी, यानी कि यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। अब आते हैं हम 58 पर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, पहला 7वीं अनुसूची में सूची 1 संसूची, सेकंड है किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, थर्ड है राज्य के पद के लिए शर्तें, उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कितने कौन से वाले सही हैं। तो आप लोगों का होगा ऑप्शन ए सही यहाँ पर जो दिया गया है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप लोगों को यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं, आप लोगों को यहाँ पे सही बताना है। यहाँ पर इस तरह का आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। जब भी आप अगर टेस्ट सीरीज करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को गलत पूछा गया है कि सही पूछा गया है। तो पहला सेंटेंस है आप लोगों को, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सेकंड सेंटेंस है आप लोगों का, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। थर्ड है आप लोगों का, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। आप लोगों का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर जो तीनों बातें कही गई हैं वो तीनों बातें सही हैं। 60 पे आते हैं हम। यहाँ पे पूछा गया है क्रियाकलापों पर विचार करना है। आप लोगों को यहाँ 4 दिए गए हैं ऑप्शन, कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इनमें से कितने हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं। यहाँ पे आप लोगों को युग्म बताने हैं, कितने युग्म हैं। तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से हैं, ये आप मुझे बताएंगे। 61 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है सरकार का राजस्व व्यय। यहाँ पे आप लोगों का आंकड़ा दिया गया है 80,000 करोड़ है और राजस्व प्रति 60,000 करोड़ है। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, हालांकि ये बहुत अलग क्वेश्चन था इस बार का, क्योंकि आंकड़े बिल्कुल सही नहीं होते हैं, कभी कभी अप डाउन होता रहता है, लेकिन इस बार यूपीएससी ने दे दिया है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को उसका आंसर बता देती हूँ। आप लोगों का यहाँ पे तीनों ही सेंटेंस जो है वो सही है। तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन डी। 62 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी कि INSTC जो एक बहु मॉडल परिवहन कॉरिडोर है के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह कॉरिडोर किन्हें जोड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए, सेकंड है भारत से मध्य एशिया को चीन होते हुए, भारत से दक्षिण पूर्व एशिया को बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए, और लास्ट है आप लोगों का भारत से यूरोप को अजरबैजान होते हुए। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत से मध्य एशिया से यूरोप को ईरान होते हुए। अब यहाँ पे आप 63 पे आते हैं। यहाँ पे ये आप लोगों का फिर से ये कथन वाला क्वेश्चन आया है, यहाँ पर पूछा गया है, ये आप लोग अपने आप पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर बता देती हूँ। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे सही पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है
वो है ऑप्शन डी, यानी कि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 जो है वो सही है। यहाँ पे इस तरीके से पूछा गया है, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है इसको, यानी कि चलो मैं पढ़ देती हूँ। विश्व के 2 प्रमुख एथेनॉल उत्पादकों ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में ब्राज़ील अधिक एथेनॉल उत्पादित करता है। सेकंड जो कथन दिया गया है, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री यानी कि फीड स्टॉक मक्का है, इसके विपरीत ब्राज़ील में एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान भरण सामग्री गन्ना है। अब 64 पे आते हैं। विश्व बैंक ने यह चेतावनी दी है कि भारत ऐसे प्रथम स्थानों में से एक बन सकता है जहां आर्द्र बल्ब तापमान यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर नेमी तौर पर यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से उपयुक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है या करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, सर्वाधिक संभावना है कि प्रायद्वीपीय भारत बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे से ग्रस्त होता रहेगा। सेकंड है, मानव समेत सभी प्राणियों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी क्योंकि उनके लिए पसीने के माध्यम से अपने शरीर के ताप को निकालना मुश्किल होता जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को यहाँ पे आंसर बताना है। आप लोगों का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन जो आंसर है, ये दोनों कथन आप लोगों के सही हैं, तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। 65 पे आते हैं। किसी देश का राजकोषीय घाटा 50 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, इसे गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयताएं यानी कि 1,500 करोड़ है, यानी कि 1,500 करोड़ है। उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 15वां वित्तीय आयोग जो है आप लोगों को पढ़ना है, और ये आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पे 3-4 सेंटेंस दिए गए हैं आप लोगों को, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। आप लोगों का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे आप लोगों के ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो सेंटेंस है वही सही है, सेकंड वाला जो है वो गलत है, क्योंकि परसेंटेज का कुछ पता नहीं रहता है। 67 है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। सेकंड है, यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। थर्ड है, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे सेकंड गलत है। 68 पे आते हैं हम। RTGS और NEFT के बारे में यहाँ पे आप लोगों से बात पूछा गया है, यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं। RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। सेकंड सेंटेंस है आप लोगों का, RTGS में ग्राहक से आवक लेन देन के लिए प्रभार लिया जाता है, जबकि NEFT में ऐसा नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का जो सेंटेंस है, RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं, जबकि NEFT में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ओनली 1, यानी कि ऑप्शन ए। 69 पे आते हैं। 69 में आप लोगों को यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, बांग्लादेश। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहाँ UPI के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और भुगतान यानी कि इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूछे गए कितने युग्म सही हैं।
तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 3 युग्म सही है, आप लोग मुझे बताएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस है आप लोगों का, इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। सेकंड है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन, अनुसरण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। थर्ड सेंटेंस है, इसका लक्ष्य क्षमता निर्णय के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजन करना है। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही सेंटेंस जो है वो सही है। यहाँ पे सही पूछा गया था। 71 क्वेश्चन है, गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? यानी कि जो ये वक्तव्य जो उन्होंने कहा था, ये कब कहा था? चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दांडी जो नमक या का उसमें उन्होंने कानून की डिमांड की थी, उसमें किया था उन्होंने यहाँ पर। 72 मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लकड़ी यानी कि डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? इंद्रगोप मणि यानी कि कार्निलियन, मृतिका यानी कि क्ले यानी कि मिट्टी, कांस्य और स्वर्ण। तो आप लोगों का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, वो कांस्य की बनी हुई है। 73 चोरी चोरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी कि लीगल डिफेंस प्रदान की? ऑप्शन सी आर दास, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निज़ामी, M.A. जिन्ना। तो आप लोगों का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। 74 क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता यानी कि दिल्ली समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, और लास्ट है आप लोगों का भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रख्यापना यानी कि प्रोमलगेशन। आप लोगों का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि पूना समझौता। अब आते हैं हम 75 पर। निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया पपीता, अनानास और अमरूद। यहाँ पे 3 फ्रूट्स नेम दिए गए हैं आप लोगों को। यहाँ पे पूछा गया है कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? ये आप लोगों का मेडिएवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों का यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी 3। 76 यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नेम दिए गए हैं आप लोगों को, देशों पर विचार करना है। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कितनों में 4 से अधिक काल क्षेत्र यानी कि टाइम जोन है, आप लोगों को ये बताना है। आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3, इनमें से सिर्फ 3 ही है। अब आते हैं हम 77 पर। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। साइबेरिया में
अनादीर और अलास्का में नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों में लोग जागते हैं और नाश्ते के लिए तैयार होते हैं तब अलग अलग दिन होते हैं। जब अनादीर में सोमवार होता है तब नोम में मंगलवार होता है। ये बहुत मॉडरेट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ओनली 1, यानी कि ऑप्शन ए। 78, इनमें से कौन आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक था? पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, भास्कर राव जाधव, दिनकर राव जवलकर। तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। गिव मी एज द वर्ड है, यानी कि देश किस एक तरफ देश दिए गए हैं आप लोगों को, एक तरफ किस संसाधन में समृद्ध है, इस तरह से पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को सही सुमेलित बताना है, मतलब कौन कौन से सही हैं, कितने सही हैं, इस तरीके से बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि सभी 3। 80 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी इसी तरीके से है, यहाँ पे क्षेत्र दिए गए हैं और देश दिए गए हैं एक तरफ। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही बैठ रहा है। यहाँ पे युग्म बताने हैं कि कितने हैं। तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। यहाँ पे ये भी इस तरीके से कथन वाला दिया गया है। कुछ दुर्लभ मृदा तत्व सपाट टेलीविज़न स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। सेकंड है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में स्फुरदीप्त गुणधर्म होते हैं। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट वाला। यहाँ पे यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 जो है वो कथन 1 की व्याख्या करता है। यहाँ पे 82 है, ये भी इसका फर्स्ट सेंटेंस है। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु एक राष्ट्रीय रेल प्लान यानी कि NRP तैयार किया है। सेकंड है, कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। थर्ड है, कवच यानी कि प्रणाली में स्टेशन सेक्शन के ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोगों का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है आप लोगों का सही है, जो थर्ड है वो गलत है। 83, यहाँ पे अंतरिक्ष मिशनों पर विचार करना है। एक्सियोम 4, स्पाडेक्स और गगनयान। यहाँ पूछा गया है अंतरिक्ष मिशनों में से कितने सूक्ष्म गुरुत्व यानी कि माइक्रोग्रेविटी विषयक अनुसंधान को प्रोत्साहित और समर्थित करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बताने हैं कि कितने युग्म, इन तीनों में से कितने युग्म सही है, 1, 2, 3 इस तरीके से, या चारों तीनों ही नहीं। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, यानी कि तीनों सही हैं। 84 पे आते हैं। भारत की रक्षा के संदर्भ में पूछा गया है। यहाँ पर एक तरफ वायुयान प्रकार दिए गए हैं और एक तरफ उसका विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को सही युग्म बताना है। इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 सही है इसमें से। 85 है, वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग होता है? यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं एक तरफ। फर्स्ट है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। सेकंड है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। थर्ड है सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। फोर्थ आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड।
आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। 86 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में पूछा गया है, यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को दो कथन दिए गए हैं। पहला है, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। सेकंड है, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट वाला आप लोगों का जो है वो सही है, उसके बगैर नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर सेकंड है वो गलत है। अब आते हैं 87 पे। यहाँ पे आप लोगों को 3 सेंटेंस दिए गए, ये थोड़े लेंथी हैं। तो फर्स्ट है आप लोगों का लोकसभा का विघटन, ये लोकसभा से जुड़ा हुआ है। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। सेकंड है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। और थर्ड ऑप्शन है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो सही है। सेकंड वाला आप लोगों का यहाँ पे गलत होगा। एटी 88 पे आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। सेकंड है, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोगों का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, ना तो 1 ना ही 2। 89 पे आते हैं। यहाँ पर भी इस तरीके से दिया गया है। पहला है कथन आप लोगों का, भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हो। सेकंड कथन है आप लोगों का, भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। यहाँ पे 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो आप लोगों का आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। 1 सही नहीं है, किंतु 2 जो है वो सही है। 90 पे आते हैं। किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के नियंत्रण हेतु प्रकृति पुनः स्थापन विधि यानी कि नेचर रेस्टोरेशन लॉ यानी कि NRL अधिनियमित की? यूरोपीय संघ, विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विश्व संगठन, खाद्य और कृषि संगठन। यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा यूरोपीय संघ, यानी कि ऑप्शन ए। अब हम आते हैं 91 पर। यहाँ पे आप लोगों को 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है। सेकंड है, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। थर्ड है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि आप लोगों के ये तीनों ही जो कथन दिए गए हैं वो तीनों सही हैं। अब आते हैं हम 92 पर। बीमस्टेक के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। पहला कथन है आप लोगों का, यह जनवरी 2025 यानी कि 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है।
सेकंड है यह ढाका घोषणा 1999 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। थर्ड है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य देश हैं। फोर्थ है बिम्स्टेक में पर्यटन यानी कि उप क्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है। यहाँ पे 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है। तो आप लोगों का होगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल एक जो है वो यहाँ पर सही है। अब आते हैं हम 93 पर। यहाँ पे पूछा गया है किसने मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी यानी कि जूरी बनती है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, थर्ड है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और फोर्थ है आप लोगों का लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो राष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे अब आते हैं हम 94 पर। जीपीएस के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी कि GAGAN आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थिति स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन GAGAN यानी कि गगन के बारे में सही है या है। यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है इसे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। सेकंड है इससे और अधिक एकरूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। थर्ड आप लोगों का है इसके लाभ केवल विमानन में ही मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन डी है, केवल 1 और 2। नाइन्टी 95 पे आते हैं। यहाँ पे ग्रैंड पैले के बारे में पूछा गया है, यानी कि पेरिस में फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट यानी कि शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं आपको 2। भारत की सह अध्यक्षता में इस शिखर सम्मेलन में 2023 में संपन्न बलैचली पार्क शिखर सम्मेलन और 2024 में संपन्न सियोल शिखर सम्मेलन में की गई पहलों की आगे विकसित किया गया है। सेकंड है अन्य देशों के साथ साथ US और UK ने भी समावेशी और सतत AI विषयक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोगों को सही पूछा गया है कि आप इसमें से सही कौन सा है या कौन से हैं। तो आप लोगों का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। यहाँ पे केवल 1 सही है। यहाँ पे अब युग्म पूछे गए हैं और यहाँ पर ईयर दिए गए हैं साथ में। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी, यानी कि सभी 4। जो सभी 4 ये दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। 97 पे आते हैं। ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और बिम्स्टेक के बारे में जो हमने पहले पढ़ा है उसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर आए हैं, वो मैं अभी एनालाइज कर रही हूँ। वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो मैंने आप लोगों को 300 टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ बताई थी उसमें से कौन कौन से और कितने क्वेश्चंस आए हैं। ब्रिक्स के संबंध में पूछा है यहाँ पर। पहला सेंटेंस है आप लोगों का 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था। सेकंड है इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। थर्ड है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसंस्कृतिवाद को सशक्त करना था। यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड। जो थर्ड है वो यहाँ पर गलत है। अब आते हैं 98 पर। लोकपाल के विषय में पूछा गया है। यहाँ पर पहला सेंटेंस है लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किंतु भारत से बाहर पद स्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती। सेकंड है
संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे जो पदधारी हो या सेवानिवृत्त, इसका अध्यक्ष होगा, चाहे वो यहाँ पे गलती होगी। थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का सेंटेंस जो है, इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम वय का व्यक्ति नहीं होगा। फोर्थ है, लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोगों को सही बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे आप लोगों का ओनली जो सेंटेंस है वो 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए। 99 प्रथम खो खो विश्व कप के संदर्भ में पूछा गया है। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, इस विश्व कप का आयोजन दिल्ली भारत में हुआ। सेकंड है, भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78 से 40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व विजेता बने। थर्ड है, भारतीय महिलाएं फाइनल में नेपाल को 54 से 36 को स्कोर से हराकर महिला वर्ग में विश्व विजेता बनी। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ओनली 1, यानी कि सेंटेंस जो है आप लोगों का 1 सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है 100। यहाँ पे आप लोगों का पहला सेंटेंस है, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करने के लिए बात की गई है और यहाँ पर जो सही है वही पूछा गया है। 2024 में आयोजित 45 यानी कि 45वें चेस ओलंपियाड के फाइनल में गुकेश दोमाराजू रूस के इयान नेपोनियाची को हराकर विश्व के सबसे कम आयु के विजेता बने। और सेकंड जो लास्ट सेंटेंस है, अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के पास विश्व का अभी तक का सबसे कम आयु का ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो सेंटेंस सेकंड है वो आप लोगों का सही है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये फर्स्ट पेपर हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया है। आप लोग अच्छे से इसको देखिए एक बार, और जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए उनको भी ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि PYQ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये आगे बच्चे इसको देख सकें, एनालाइज कर सकें इस पेपर को, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे, टफ था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि पेपर मतलब हिस्ट्री का बहुत अच्छा आया है और करंट अफेयर्स भी अच्छा आया है। लेकिन कुछ जो उन्होंने सेंटेंस दिए हैं वो थोड़ा मॉडरेट करके दिए हैं, लेकिन पेपर बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है और कल हम NCERT 10th क्लास की स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की, और साथ साथ हम ज्योग्राफी भी करेंगे। और बाकी आप लोग मुझे बता दीजिएगा आप लोगों को कौन कौन से नोट्स चाहिए, और जिनको PDFs चाहिए कंप्लीट, प्लीज़ आप लोग मुझे पहले ही मैसेज कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आता है, एग्ज़ाम से आप लोग 4-5 दिन पहले बोलते हो तो वो नहीं हो पाता है। तो आप लोग कंटिन्यू स्टडी करते रहें। आप सबको मेरा राधे राधे, बाय बाय।